This is the story of every Indian child. When parents become strangers, friends mannequins, and teachers a pack of wild animals. Equations twist and turn until they become a noose around your neck. You look up for an answer, a ray of light, a guiding hand. देखिए आज का टॉपिक जो है हम लोगों का क्या है, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। टुडे माय टॉपिक इज आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो व्हेन लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, जब लाइट एनर्जी जो है इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस पर, देन दैट टाइम अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक सर्टेन वैल्यू से अधिक होती है, उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी की लाइट एनर्जी जो है इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पर, तो वहां से हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस when the light energy incident on the metal surface having frequency greater than threshold frequency। यानी कि इसी मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ठीक है वो वहां से बाहर निकलते हैं। आज जो है हम लोग देखेंगे आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। तो आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कोई भी मेटल सरफेस है इस तरह से, है ना, तो इसमें लाइट एनर्जी जो है इंसिडेंट हो रहा है इस तरह से, और जो भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, सपोज करिए वो फ्रीक्वेंसी जो है न्यू। तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एक ही शर्त पे निकलेगा, जब यहां पर जो भी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से बाहर निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकले, ठीक है। अब आइंस्टीन क्या कहता है कि व्हेन लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, then its one part of the energy is used to emit the electron from the metal surface and remaining portion of energy is equivalent to that of kinetic energy। तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट एनर्जी जो है ठीक है वो इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो आइंस्टीन का कहना है कि यहाँ पर जितना भी एनर्जी, सपोज करिए वो एनर्जी E है, तो कितना इंसिडेंट हो रहा है, एच न्यू। तो एच न्यू एनर्जी जो है इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसका एक हिस्सा यानी कि एच न्यू का एक हिस्सा जो है यूज होगा इस इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने। तो जितना मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए वर्क फंक्शन W0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू। अब यहाँ पे देखिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसके पास एक वेलोसिटी है, राइट। तो जो भी एनर्जी पोजेस्ड होता है किसी भी बॉडी में, है ना, ड्यू टू इट्स मोशन, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग बच गया ठीक है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि ये हाफ mv मैक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी जो है वह क्या है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन when light energy incident on the metal surface, then its one part of energy is used to emit the electron from the metal surface and remaining portion of energy is equivalent to that of its kinetic energy। तो ये आपका एक मेटल सरफेस है,
और इस मेटल सरफेस पे हम लोग देख रहे हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो यहाँ पर इंसिडेंट हुई, और जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है, तो नेचुरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो आइंस्टीन कहता है कि जितना भी एनर्जी यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है उसका एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगा, और जो बच गया वह एनर्जी जो है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एनर्जी जो है वो यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, तो अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो टोटल एनर्जी इंसिडेंट कितना हो गया, एच न्यू हो गया। यहाँ पे मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए उसे बोला जाता है वर्क फंक्शन। तो W नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, H न्यू नॉट। यहाँ पर न्यू नॉट क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं न्यू नॉट की तो इसको बोला जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखिए जो रिमेनिंग एनर्जी बच जाए वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एनर्जी है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ हाफ mv मैक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन टोटल एनर्जी इंसिडेंट कितना, E, उसका एक पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा दैट इज W नॉट, जो रिमेनिंग बच गया वो क्या हो जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये जो इक्वेशन बना, E इंसिडेंट एनर्जी है, उसका एक पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो रहा है दैट इज W नॉट, जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दैट इज E के या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर देखिए एनर्जी जो है वो टोटल इंसिडेंट कितना हुआ, H न्यू नॉट, वर्क फंक्शन कितना हो गया, H न्यू नॉट, जो बच गया वो हो गया हाफ mv मैक्स स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसी इक्वेशन को समटाइम्स जो है ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया H न्यू, इधर लेके आ जाएंगे माइनस H न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे H को हम लोग कॉमन लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिखा हुआ कहीं पर आपको मिल सकता है। तो या तो आप इसको बोलिए या इसको बोलिए या इसको बोलिए, यही आपका क्या है, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ photoelectricity, right? So according to Einstein, when light energy incident on the metal surface, then its one part of energy is used to emit the electron from the metal surface, and remaining portion of energy is equivalent to that of its kinetic energy. तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस पर, उसका एक पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज होता है, और जो बच गया वह उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल इंसिडेंट एनर्जी, अगर जो भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो टोटल एनर्जी एच न्यू हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी यूज होना है दैट इज वर्क फंक्शन, W नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट। तो H न्यू का एक हिस्सा H न्यू नॉट है, जो बच गया वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट एनर्जी E, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो यूज हुआ दैट इज W नॉट, जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी E के। E को हम लोग लिख सकते हैं H न्यू, W नॉट को लिख सकते हैं H न्यू नॉट प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो H न्यू माइनस H न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। यहाँ से H को अगर कॉमन लिया जाए तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का हाफ mv मैक्स स्क्वायर। तो ये है हम लोगों का आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का हम लोग देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वह क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग VS से डिनोट करें।
तो अगर लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता है किसी भी मेटल सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे, लेकिन अगर उन इलेक्ट्रॉन को रोकने की जरूरत है, यानी कि जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो आपको उसकी पोटेंशियल जो है रिटार्ड करनी पड़ेगी, है ना। तो द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि मेटल सरफेस से जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उसको अगर आप रोकना चाहते हो तो जितना पोटेंशियल रिटार्ड करने की जरूरत होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जहां तक सवाल है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो EVS इज इक्वल टू होता है हाफ mv मैक्स स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv मैक्स स्क्वायर, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, तो E से। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा और इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां पर सिंपल EVS इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर हो गया, तो VS इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर बटा हमने क्या लिख दिया, E। तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाता है तो आपका फोकस होना चाहिए एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो जो भी आप एनर्जी निकालोगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो जूल में निकलेगा, तो उस जूल में निकले हुए एनर्जी को आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देना है, तो वह कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जितना भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका वैल्यू आया उसको E से डिवाइड कर दिया, मतलब E को हटा दीजिए, तो जो आंसर आएगा, ठीक है, या जो वैल्यू आएगा वही एक्चुअल में स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। जैसे सपोज करें, मान लिया जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा E, तो ये कैंसिल, तो 8 वोल्ट जो है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले किस में निकलेगा, जूल में, उसको कितने से डिवाइड करनी है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हुआ है उसको आप E से सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, जितना भी वोल्ट आया वही स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू होगा। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन है, the work function of 3 metals are 2 electron volt, 4 electron volt and 3.5 electron volt. Which one has least threshold wavelength and least threshold frequency? अगर हम लोग 3 मेटल्स अगर ले रहे हैं और इन तीनों मेटल्स का जो वर्क फंक्शन का जो वैल्यू है वो बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि जितना मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो तो मेटल टू मेटल वेरी करेगा, वो तो नेचर पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग मेटल पे वर्क फंक्शन का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर इसका हम लोग देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा वाला ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरा जो है ये है हम लोगों का 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये अलग अलग वर्क फंक्शन वाले 3 मेटल्स हैं, हम लोगों को निकालना है, ठीक है, कि लीस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है किसका होगा, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ जो है, ठीक है, वो किसका होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। लीस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है, ठीक है, वो किसका होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले समझिए कि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। लास्ट क्लासेस के वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
तो ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वह क्या है, तो अगर उसकी बात की जाए तो द मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड just to emit the electron from the metal surface is called threshold wavelength। तो अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना है तो जितना मिनिमम वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग लीस्ट थ्रेशोल्ड या इनफैक्ट जो है हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। तो यहाँ पर लीस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना मतलब इन तीनों में से सबसे कम जो है किसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में आप जानो कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, E इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एच न्यू या फिर एच बाई लैम्डा होता है। वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो आप देख रहे हो कि वर्क फंक्शन और ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इनके बीच का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा होगा तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है उसी का कम होगा। तो अगर लीस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसका है, लीस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें किसका है, तो यहां पर जिसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है उसी का सबसे कम होगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि लीस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो किसका होगा, तो जिसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो लीस्ट होगा और सबसे कम होगा। अगर लीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो W नॉट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट लिख सकते हैं। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहां पर देखिए वर्क फंक्शन जिसका सबसे कम है तो ये जो थ्रेशोल्ड जो आपका फ्रीक्वेंसी है वह सबसे कम उसी का होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसका वर्क फंक्शन का वैल्यू जो है सबसे कम है, तो लीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वह इसी का होगा। तो अगर हम लोग देखें लीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो लीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वह किसका होगा, तो जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो वर्क फंक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। वर्क फंक्शन अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्क फंक्शन के साथ जो है रिलेशन उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका सबसे कम होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो जिसका वर्क फंक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है उसी का सबसे कम होगा। नेक्स्ट वन जो है अगर हम लोग देखें जो आइंस्टीन्स इक्वेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो आइंस्टीन्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, आइंस्टीन्स इक्वेशन in terms of stopping potential, तो यहां पे देखिए आइंस्टीन्स इक्वेशन जो है ये हम लोगों को लिखना है, लेकिन किस टर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स equation of photoelectricity, हमने पढ़ा कि जितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ, ठीक है, उसका एक पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगा या यूज होगा, जो रिमेनिंग बचेगा वह काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है न्यू है तो यहाँ पर एच न्यू एनर्जी जो है इंसिडेंट हो रहा है। निकालने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, एच न्यू नॉट, जो बच गया वह कितने के बराबर होगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बताया उसमें ई वी एस इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होता है, तो इसके जगह में सिर्फ हम लोग लिख देंगे एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ई वी एस। तो ये हो गया आइंस्टीन्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि आइंस्टीन्स इक्वेशन का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सम्मिलित हो। अब नेक्स्ट जो है
हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो अगर हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वह क्या है? तो इनफैक्ट जो हमने पढ़ा है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, दोनों का दोनों जो है वह एक ही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है एडिशनली हम लोग कुछ ग्राफ्स को देखते हैं। तो अगर आंसर में कहीं पर भी अगर ग्राफ का रिक्वायरमेंट है और अगर वो ग्राफ आप बना देते हो तो आपका आंसर का वेटेज जो है ठीक है नेचुरली बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का पहला पॉइंट जो है वह क्या होगा? तो देखिए, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल ओनली when the light energy incident on the metal surface having frequency is greater than threshold frequency। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से सिंपली बाहर निकालना है तो जो भी लाइट एनर्जी वहां पर इंसिडेंट हो उसकी फ्रीक्वेंसी एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से अधिक की होनी चाहिए, और वह क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हम लोग सिंपली कहते हैं कि अगर लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, अदरवाइज उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में पहला पॉइंट हम लोग कह रहे हैं कि द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज पॉसिबल ओनली when the light energy incident on the metal surface having frequency greater than threshold frequency। किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है तो जो भी इंसिडेंट लाइट एनर्जी है उस इंसिडेंट लाइट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए अगर आप मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वह क्या है? अगर हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग बोले कि अगर न्यू जो है वह न्यू नॉट से अधिक होगी तभी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। सेकेंड पॉइंट जो है वह क्या है? तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, जो सीक्वेंस है वो आप चेंज भी करके लिख सकते हो। द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड द लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस बोथ आर साइमल्टेनियस। यानी कि जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम दैट, बशर्ते फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अगर लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पर और उसके बाद कितना समय लगता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में, तो वह समय लगता है 10 to the power minus 8 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड को 10 to the power 8 से आपको डिवाइड करना है, जितना बचेगा उतना समय लगेगा। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस बोथ आर साइमल्टेनियस। दोनों ही चीजें साथ साथ होंगी। जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम दैट, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंपली इमिट करेगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ओनली व्हेन लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा पॉइंट में हमने देखा कि द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस बोथ आर साइमल्टेनियस। अब देखिए थर्ड वन पॉइंट जो है वो क्या है? तो हम लोग कहते हैं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो electrons is directly proportional to the frequency of light but it is independent to the intensity of light। यानी कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर
लेकिन वह इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि EBS इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर होता है। तो हमने कहा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वह भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, वह भी डिपेंड करेगा किस पर? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। अब जो है हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं और ये ग्राफ के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में, तो एक तरफ जो है, ठीक है, हम लोग रखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे हमने रखा y एक्सिस में, और जो x एक्सिस है यहां पर हम लोग रखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट तो तब होगी जब इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है दैट मींस उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है। तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ओरिजिन है वहां से ना बनाकर थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे बनाना, मतलब ये हो गया न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे अधिक की लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकला है, देन दैट टाइम आपको रिटार्डिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है उसको रोकने के लिए, वो जो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए। तो जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। और जो रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसीलिए ग्राफ जो है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ओरिजिन से नहीं बनेगा। अगर यहां से डाल दे इसका मतलब क्या है कि उसका फ्रीक्वेंसी 0 है, तब भी आप रोक रहे हो। अरे इलेक्ट्रॉन तो निकला ही नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको रोकने की जरूरत कहां? दूसरा जो ग्राफ है हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और रिटार्डिंग पोटेंशियल के बीच। अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर अगर हम लोग रखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इधर पे जो है हम लोग रखते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचे, यहां पर एक सिचुएशन दिया हुआ है कि यहां पर, ठीक है, लाइट एनर्जी जो भी इंसिडेंट हो रहा है ना, तो उनकी इंटेंसिटी जो है वह अलग अलग है। मान लिया जाए कि एक की इंटेंसिटी L1 है और दूसरे की L2 है। एक लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी L1 है और दूसरी कितनी है? L2। तो दो अलग अलग लाइट एनर्जी जो है मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी जो है अलग अलग है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है दोनों का सेम है। यहां पर कंडीशन में L2 जो है वह L1 से बड़ा है, तो चूंकि L2 जो है L1 से बड़ा है इसलिए L2 को बाद में लिखा, L1 को पहले लिखा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है न्यू इज इक्वल टू क्या है? एक कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो अलग अलग इंटेंसिटी होने के बावजूद जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है ये दोनों का सेम होगा। तो ग्राफ जो है, ठीक है, इस तरह से हम लोगों का आया, ये भी आपके जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, इसका भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसका भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और इसीलिए दोनों का जो रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा वह क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट और रिटार्डिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ देख रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, दो अलग अलग इंटेंसिटीज ऑफ लाइट हैं, हमने अलग अलग पॉइंट दिखाया। रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है किस पर? फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी चूंकि सेम है इसलिए रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है दोनों का क्या होगा? तो सेम होगा। इसके बाद जो है एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं। यहां पर क्या है? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है दोनों का सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है।
तो यहाँ पर एक ग्राफ जो है अगर हम लोग ऐसा बनाना चाहें, इधर पे जो है हम लोग रखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पर जो है ठीक है हम लोग रखते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल यहां पे रखा जाए। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों का सेम है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों का सेम है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा। तो यहां पर एयर जो है ठीक है वो आपका कांस्टेंट है। एक का फ्रीक्वेंसी ν1 है, दूसरे का ν2 है। तो यहां से दिखाए ऐसे, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ν1 है ठीक है, तो यहां पर हम लोग का कंडीशन है ν2 इज ग्रेटर देन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है यानी कि कम है, तो उसकी रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहां पे अगर हम लोग देखें जिसका फ्रीक्वेंसी जो है ν2 यानी कि कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इंटेंसिटी सेम होने के बावजूद रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है उसमें अंतर हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हम लोग जो भी लाइट लिए हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम। इसी पॉइंट से स्टार्ट किया। फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग है। बोला ये जा रहा है कि ν2 इज ग्रेटर देन क्या है, ν1 है। तो इस परिस्थिति में हम लोग देखेंगे कि जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल उसका ज्यादा, तो ν2 का रिटार्डिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा और ν1 का रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। लास्ट पॉइंट जो है वो हम लोग देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, पहले भी हम लोग बात की है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, बट इट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखा, इसमें भी उसी तरह से 4 पॉइंट्स हैं जैसा कि हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको बताया था। वही 4 पॉइंट यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं। थोड़ा सा ग्राफ जो है एडिशनली जो है हमने यहाँ पर पुट अप किया है, लेकिन अगर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आया तो डायरेक्टली आप सिर्फ 4 पॉइंट को भी लिख सकते हो, लेकिन अगर बीच बीच में ये ग्राफ सब अगर आप बना पाते हो तो आपका आंसर का वेटेज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, नंबर जो है किसी भी हालत में डिडक्ट नहीं होगा। तो एक बार फिर से जो है फाइनली बता दो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है। हमने कहा द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज पॉसिबल ओनली when the light energy incident on the metal surface having frequency greater than threshold frequency, यानी कि अगर लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है मेटल सरफेस पर तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एक ही शर्त पे निकलेगा जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी। सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया कि द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस बोथ आर साइमल्टेनियस। हमने आपको यह भी बताया कि लाइट एनर्जी अगर इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस पर, उसके कितने समय के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में 10⁻⁻8 सेकेंड्स ही सिर्फ लगते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ हो रही है। तीसरा पॉइंट जो है उसमें आपको बताया गया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है is directly proportional to the frequency of light, but it is independent to the intensity of light. और लास्ट पॉइंट क्या है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, the photoelectric current is directly proportional to intensity of light, but it is independent to the frequency of light. तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस को। थैंक यू।